भाई एक्सक्यूजेस नहीं चले। अच्छा जी, मासूम नहीं बन सकेंगे आप मेरे सामने के, मुझे तो पता नहीं था। ओके, IS 1037 पास पेपर क्वेश्चन 24। ओके माय डियर, यू शुड टेल मी द पेज नंबर, रादर आई शुड टेल यू। सीए करने के बाद ही पेज नंबर ही ढूंढने हैं तो फिर मैं, चलो यार पेज ढूंढते हैं भाई आपके लिए। आपका ऑर्डर सर आंखों पे, ऑर्डर ऑर्डर 2 रोटी 6 टमाटर। ये अखरोट ले आओ 15-20, ये सामने से मिल रहे होंगे। अखरोट 15-20 ले आओ, तो जो जो जवाब सही देगा ना उसको इधर से मारें, वो इसको इधर से पकड़ाएंगे, पेश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 हाइब्रिड में यार चेक कर लो सारे माइक शेक सही चल रहे हैं। For the purpose of this question, you may assume that today is Jakam Mar 2024. Well, I have already took so many assumptions in my life, so I'm not supposed to take now any more assumptions. Anyways, if you are saying, I will take the assumption, my guy. My guy. चलें भाई जल्दी करें, दिल को दिल से राह होती है। और ज़्यादा बातें ना किया करें, दीवारों के भी कान होते हैं। शुक्र है ज़ुबान नहीं होती, वरना मैं तो गया सी। ओके, यू हैव रिसेंटली, हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर 23। रशीद सैड ते हट जा, मैनू जरा करन दी सही तरह। हुण तू जरा तंग कीता ना, मैं तेरे नाल वो करनी जेड़ी दुनिया वेखेगी। अस्तगफिरुल्लाह, इस तरह की बातें पता नहीं कहाँ से बोलते हैं, सीखते हैं। सोशल मीडिया ने आधा काम खराब किया भाई। 1 मार्च 24 आज। इसका मतलब ये नहीं होता कि इस दिन फाइनेंशियल मोबाइल इस्तेमाल करते हैं हाइब्रिड में। इसका मतलब ये नहीं होता कि इस दिन डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथोराइज की हैं। लेक्चर 100 के बाद तो दीवार पे मारा करना है मोबाइल हमने। इसका मतलब ये होता है कि इस दिन हम खड़े हैं। You have recently assumed the role of finance manager at Limited. Your first assignment is the finalization of limited financial statements of the year ended 31 December 2023. The has identified 4 specific matters where provisions may be necessary in accordance with IAS 37. कहता है IAS 37 के मुताबिक provisions may be necessary. Yes, I agree with you. अगला सवाल। However, the CEO is uncertain about the accurate estimation of these provisions. कहता है provisions तो बनानी चाहिए, मे बी नेसेसरी, मे बी मेरे ख्याल से बना लेनी चाहिए, लेकिन अमाउंट्स मुझे समझ नहीं आ रही। डिटेल्स में तो मैं दे देता हूँ। बाकी रिक्वायरमेंट ये है कि आइडेंटिफाई वेदर अ प्रोविजन अंडर IAS 37 नीड्स टू बी मेड फॉर ईच ऑफ द अबव मैटर। प्रोविजन बनानी भी है या नहीं। ऑल्सो डिस्कस द इफेक्ट ऑफ अबव मैटर्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद IFRS, यानी कि खर्चा रिकॉर्ड होगा या क्या होगा। अच्छा चलें जी, हाथ खड़ा करके बताएं जी पहले का जवाब। भाईजन हाँ हाथ देख, तुसी पहले पढ़ के आए थे हो जी। क्यों नहीं बनानी? क्योंकि हम उर्दू नहीं बोलते। और कोई बताए भाई, उर्दू में मैंने नहीं बात करनी किससे आज। अच्छा जी, प्रोविजन फॉर एनुअल फी। GL एक्वायर्ड लाइसेंस फॉर 96 मिलियन 2023। 96 मिलियन का लाइसेंस हमने खरीदा है 2023 में, हमारे साल में।
द लाइसेंस इज इनिशियली वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, 5 साल इसकी लीगल लाइफ है, और रिन्यूअल इसकी होनी है 5 साल बाद एट अ कॉस्ट ऑफ 30। अच्छा, असल में ना अब इसकी डिस्कशन ज़्यादा IS 37 की रोशनी में करनी है इंस्टेड ऑफ IS 38, वेदर अबव मैटर्स में प्रोविजन बनानी या नहीं बनानी। बार बार उस ना वो ऊपर से भी IS 37 को लेके आ रहा है, नीचे से भी IS 37 को लेके आ रहा है, तो वो IS 37 की रोशनी में ही ज़्यादा चाहता है। सर स्टैंडर्ड के नाम भी याद करने हैं अब हमने जी। अच्छा, कंसिडरिंग द सब्सटैंशियल रिन्यूअल फीस बहुत महंगी है। अब दीवाने जो होंगे वो फिर IS 37 की रोशनी की बजाय कह रहे होंगे अंडर द IS 38 एज रिन्यूअल इज इनसिग्निफिकेंट देयर फॉर वे। अच्छा, कंसिडरिंग द सब्सटैंशियल रिन्यूअल फीस, GL प्लान्स टू रिन्यू द लाइसेंस ओनली वंस, एक दफ़ा तो हमारा इरादा है। बहरहाल IS 38 की रोशनी में तो इस इरादे को भी इग्नोर किया जाता है क्योंकि रिन्यूअल जो है महंगी है, तो ये तो IS 38 का कॉन्सेप्ट है, हम 96 को ही डेप्रिशिएट करते हैं हम, और सॉरी 96 को तो डेप्रिशिएट करते हैं, डेप्रिशिएट हम 5 सालों के ऊपर ही करते हैं, हम रिन्यूअल को उसमें नहीं डालते। ये तो IS 38 है। GL प्लान्स टू रिन्यू द लाइसेंस ओनली वंस एंड इंटेंस टू सेल इट एट द एंड ऑफ 8th ईयर, और 8वें साल के एंड पे हमने इसको बेच देना है। इसकी प्रोविजन बनानी है 35 मिलियन की या नहीं, ये तो पे हो गया ना, PP डेबिट कैश क्रेडिट, सॉरी इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट, इसकी प्रोविजन बनानी है या नहीं बनानी, जी बताएं। ठीक है, प्लान्स आपने जो किए हुए हैं उनकी प्रोविजन बनाने की ज़रूरत, तो बताएं। देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एट बैलेंस शीट डेट, देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एट द रिपोर्टिंग डेट। कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हमारी नहीं है बैलेंस शीट डेट के ऊपर। टू रिन्यू द, वी कैन ये फ्यूचर एक्सपेंडिचर है ना, we can avoid this expenditure by our future action, that is we may not renew, हम future action लेके इस expenditure को avoid कर सकते हैं। अच्छा, अगर बिजनेस बंद कर दें तो भी रिन्यूअल करा के ही बंद करना पड़ेगा या कराए बगैर भी बंद कर सकते हैं? कराए बगैर भी बंद कर सकते हैं। क्यों इतने आसान सवाल डाल रहा है? कभी पेपर में बैठ के करें ना, फिर इनको समझ आए। इधर बैठ के बातें करनी आसान होती है, ये इधर ऊपर बैठे होते हैं, थोड़ा सा नीचे आए ना इधर हमारी साइड पे, फिर इनको पता चले। जब फ्यूचर स्टेक पे लगा होता है और पेपर में बॉल पॉइंट थरथरा रही होती है और दिल कपा रहा होता है और पैर जो है वैसे ही फ्रीज हुए होते हैं, उस वक्त पता चलता है। एज देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू रिन्यू द पेमेंट, नो प्रोविजन शुड बी रिकॉर्डेड। The cost of intangible should be restricted to 96 million. The useful life should be restricted to original 5 years, which should be considered separate intangible at the time of renewal. मर्जी है भाई उसकी। ऑल्सो डिस्कस द इफेक्ट ऑफ वर्ब मैटर्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इस वजह से वो IS 38 लिखा है। चलें जी आगे, लिखा है इस वजह से। प्रोविजन फॉर इंजन रिप्लेसमेंट, इंजन रिप्लेसमेंट की प्रोविजन बनानी है या नहीं बनानी, बताएं जी हाथ खड़ा करके। जी, एट द स्टार्ट ऑफ 2023 द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ बैन ऑन द यूज ऑफ डीजल इंजन इन द व्हीकल्स इफेक्टिव फ्रॉम 31 दिसंबर 2023। 31 दिसंबर 2023 के बाद जिसकी गाड़ी में डीजल इंजन नजर आया तो उसकी गाड़ी में डीजल इंजन निकाल के उसको डाल दिया जाएगा इंजन की जगह। एज ऑफ दैट डेट, इस दिन हमारे पास पड़ी हुई हैं, हम तो वैसे काफी आगे खड़े हैं वैसे, यह भी याद रखिएगा, हमारे पास 31 दिसंबर को पड़ी हुई थी 8 व्हीकल्स इक्विप्ड विद डीजल इंजन्स विच कुड ओनली बी यूज्ड इन 2024 आफ्टर इंजन रिप्लेसमेंट। ये इंजन रिप्लेसमेंट के बाद यूज हो सकती हैं अब अगले साल, या फिर बिक भी सकती हैं एट अ लॉस। लॉस पे इसलिए बिकेंगी कि अगला बंदा फिर खुद ही इंजन डीजल वाला निकाल के पेट्रोल वाला डाल लेगा। यही कॉन्सेप्ट है ना सवाल के पीछे, कि डीजल इंजन निकालो, धुआं छोड़ते हैं, पेट्रोल वाले इंजन लगाओ या बैटरीज लगाओ गाड़ी में। ऑन 31 दिसंबर 2023 इट वाज एस्टिमेटेड द कॉस्ट, सॉरी, GL owned 8 vehicles equipped with diesel engine which could only be used after engine replacement or potentially sold at a loss in their original condition.
ऑन 31 दिसंबर 23 इट वाज एस्टिमेटेड दैट द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द इंजन वुड बी 15। 31 दिसंबर 23 को हमने अंदाजा लगाया कि इसको रिप्लेस करने की कॉस्ट आएगी 15। हाउएवर द इंजन्स ऑफ द व्हीकल्स वर रिप्लेस्ड इन जनवरी एंड फरवरी, अल्हम्दुलिल्लाह आठों के रिप्लेस कर दिए हमने एट अ कॉस्ट ऑफ 20 मिलियन। 20 मिलियन पर हमने उनको रिप्लेस कर दिया। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताएं, पहला तो ये जवाब दें, ऑल्सो को छोड़ें, आइडेंटिफाई वेदर प्रोविजन अंडर IAS 37 नीड्स टू बी मेड फॉर अबव मैटर और नॉट। क्या ईयर एंड पे खड़े होकर हम इसकी प्रोविजन बनाएं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हम बिजनेस बंद कर दें तो इसको अवॉइड किया जा सकता है। हमने कोई पास्ट इवेंट ऐसा नहीं किया। हाँ, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ गया, पेनल्टी वाली अगर बात लिखी होती तो अगले साल अगर हमने इंजन चेंज ना कराया था तो पेनल्टी वाली कोई बात हो सकती थी, लेकिन देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एट, बोले 31 दिसंबर 2023, देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एट 31 दिसंबर 2023 टू रिप्लेस एन इंजन रिप्लेस करने की प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, देयर फॉर नो प्रोविजन विल बी मेड। और इन दोनों में वही लॉजिक लिख के आ सकते हैं जो आपने लॉजिक एयरक्राफ्ट की ओवरहॉल में और फर्नेस की रीलाइनिंग में लिखी थी, कि लॉजिक लिख के आ सकते हैं, वी कैन अवॉइड दिस एक्सपेंडिचर बाय फ्यूचर एक्शन। ये लॉजिक है इसके पीछे, हम इस एक्सपेंडिचर को फ्यूचर एक्शन के जरिए अवॉइड कर सकते हैं, दैट इज वी कैन सेल इट, हम इसको एज इट इज बेच दें, या वी कैन क्लोज द बिजनेस। देयर इज नो ऑब्लिगेशन, नो प्रोविजन शुड बी मेड इन IAS 37 फॉर इंजन रिप्लेसमेंट, देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू रिप्लेस द इंजन। अच्छा, आगे फिर उसने दूसरी बातें शुरू कर दी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये लॉजिक दोनों में लिख आनी चाहिए। We can avoid these expenditures by future actions, और शुरू में वो लाइन बेशक डाल दें कि there is no present obligation because there is no past event, ले लिखा है, दोनों में डाला आइएगा ये अंग्रेजी पेपर में। ले आओ, पॉज करो। अच्छा जी, प्रोविजन फॉर NRV, ये तो हेडिंग ही बोंगी सी है ना, NRV लॉस की प्रोविजन, क्या हेडिंग है? NRV लॉस की प्रोविजन। पढ़ें। अच्छा हाँ, सॉरी भाई, अब ये बताएं इस पे, एक मिनट, गाड़ियों पे कौन सा स्टैंडर्ड लग सकता है? हाथ खड़ा करके इम्पेयरमेंट, वेल डन, कैच इट। अच्छा, गाड़ियों पे लग सकते हैं IAS 36। वाई? अच्छा, IAS 36 अगर लगाना है तो दिस कैन बी एन एडजस्टिंग इवेंट, कि आपने अगर इंपेयरमेंट की कैलकुलेशन करते हुए 15 यूज किया था और अब एक्चुअली आपका 20 का खर्चा हो गया है, तो फिर एक्चुअल डाटा आपको अवेलेबल है तो उसको यूज कर लें। अब इंपेयरमेंट टेस्ट लग सकता है, उसमें लिख आइएगा कि बुक वैल्यू ऑफ कार्स विल बी कंपेयर्ड विद रिकवरेबल अमाउंट, एंड व्हाइल कैलकुलेटिंग वैल्यू इन यूज क्या चीज माइनस करें? वैल्यू इन यूज क्या होती है? फ्यूचर इनफ्लोस और फ्यूचर। While calculating value in use, we must deduct the cost of replacement of ₹20। इस वजह से वैल्यू इन यूज कम हो जाएगी। वैल्यू इन यूज कम होने की वजह से इंपेयरमेंट लॉस आ सकता है, बिकॉज फेयर वैल्यू इन कॉस्ट टू सेल भी ऑल्सो लेस आने का चांस है, बिकॉज दे आर सोल्ड एट ओरिजिनल करंट कंडीशन। तो फिर ऐसी सूरत में अगर करंट कंडीशन पे बेचें तो भी उन पे क्या आना है? तो ये सारा डेटा इंडिकेट करता है कि जो गाड़ियां हमारे पास पड़ी हुई हैं ये क्या हो गई हैं? इंपेयर। इंपोजिशन ऑफ बैन ऑफ डीजल इंजन इज एन इंडिकेशन ऑफ व्हीकल्स एक्सटर्नल इंडिकेटर हैव इंपेयर्ड। इन करंट कंडीशन द व्हीकल कैन ओनली बी सोल्ड बट कैन नॉट बी यूज्ड। इन करंट कंडीशन कैन नॉट बी सोल्ड,
सॉरी, कैन ओनली बी सोल्ड, बेच सकते हैं, किसी को यूज नहीं कर सकते, यूज करेंगे तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे। सो द फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट टू सेल ऑफ व्हीकल शुड बी असेस्ड एट ईयर एंड एंड इम्पेयरमेंट लॉस शुड बी रिकॉग, लेकिन इसको पूरा लिखना चाहिए था। सो द फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू इन यूज शुड बी ये एंड इम्पेयरमेंट लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। वह हल्की फुल्की बातें लिख के जा रहा है, डिटेल में नहीं लिख रहा। ईयर एंड के ऊपर जीएल के पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है 100 मिलियन की। However, the selling price of these items were experiencing continuing decline in the market. लेकिन इसकी estimated selling price गिर गई है। Year end के ऊपर estimated selling price 75 है इसकी। Subsequently, 80% of the inventory was sold at 50, while remaining 20 is anticipated to be sold at 15. अच्छा, कॉस्ट कितनी है? 100। यहां खड़े होके एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितनी है? लेकिन जब चीजें बाजार में बिकना शुरू हुई तो जनवरी फरवरी में कितने की बिकी? 50। और बाकी कितने की बिक जाएंगी? 15। टोटल आप बताएं, मैं एनआरवी 65 लूं या 75 लूं? भाई IS 10 ये कहता है कि अगर इन्वेंट्री साल के बाद सस्ती बिके तो उसको आप एडजस्टिंग इवेंट लेंगे। असल में बात ये है कि ये एक अंदाज़ा था, जैसे लॉयर नहीं कहता था कि मेरा अंदाज़ा है 75 देने पड़ेंगे, जनवरी फरवरी में जज साहब ने कह दिया कि नहीं यार आप तो 65 ही दे दो। ये बिल्कुल उसी तरह की चीज़ है। तो प्लीज़, अगर मेरा अंदाज़ा है कि इन्वेंट्री 75 की बिकेगी और हकीकतन वो कम बिकी और अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे हाथ में है, तो प्लीज एनआरवी लॉस इसकी बेस पे निकालिएगा, इसकी बेस पे नहीं। और अगर इधर भी वो कैलकुलेशन की ऑप्शन दे देता तो मेरा अंदाजा था 15 मिलियन पे रिप्लेस होने हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथोराइज होने से पहले मुझे पता चल गया 20 पे खर्चा हुआ है रिप्लेस करने का, तो वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन में 20 को ही फिर लीजिएगा। तो यही तो IS 10 सिखाता था कि साल खत्म होने के बाद अगर हमारे साल की किसी फिगर के बारे में सही डाटा पता चल जाए तो उसी को यूज कर लो। IS 38 and 37 deals with provisions which are liabilities of uncertain timing or amount। लो जी, मुफ्त के नंबर, ये लाइन लिखने के। NRV adjustment result in adjustment to carrying amount of assets and is not addressed in IS 37। कंक्लूजन तो आपको लिखना चाहिए था ना, so no provision should be recognized since the estimated selling price is lower than cost, so NRV adjustment is required। ये उस लाइन का जवाब है। Also discuss the effect of above matters। Since the estimated selling price is lower than cost of inventory, so NRV adjustment in respect of inventory should be made। The change in estimated selling price during 2024 should be considered as an adjusting event। और एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस आप 65 ले लें और 100 माइनस 35 का NRV लॉस रिकॉर्ड कर लें। प्रोविजन फॉर पेंडिंग कोर्ट केसेस, 10 एम्प्लॉयज़ ने हमारे खिलाफ केस कर दिया है क्योंकि हमने उनको नौकरी से निकाल दिया था 2023 में, तो इवेंट तो हमारे साल हो गया। उनका ये कहना है कि ये डिसमिसल अनफेयर है। 2 एम्प्लॉयज़ जो है दो की कॉरस्पॉन्डेंसेज विद द लीगल एडवाइजर आर एज फॉलोज। अब भाई ऑब्वियसली लीगल एडवाइजर को इस दिन को हमने राब्ता किया, इस दिन वाली फिगर को यूज़ करेंगे। यही कॉन्सेप्ट इस सवाल में अब तीसरी दफ़ा टेस्ट हो रहा है। तो लीगल एडवाइज़र ने कुछ राय 31 दिसंबर को कायम की, लेकिन कुछ राय उसने 29 फरवरी को कायम की। अभी हमारे हाथ में है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मसला ये है कि इवेंट हमारे साल हो चुका है ना, तो बस फिर लीगल एडवाइज़र की इस दिन की बात पढ़नी है, पढ़ लें, वो आपकी मर्जी है। GL's लीगल एडवाइज़र हैज ओपाइंड दैट, यानी उसने ओपिनियन दी है कि डिसमिसल्स आर फेयर अल्हम्दुलिल्लाह, फिर तो हमारी लाइबिलिटी नहीं है। और सिर्फ 30% चांस है कि कोर्ट उनकी फेवर में सुनाएगा, तो फिर 30% चांस है कि हम लूज करेंगे ना, उनकी फेवर तो नहीं देखनी होती ना। तो यहाँ पे हमें लग रही है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। द पोटेंशियल कंपनसेशन अमाउंट वेरीज बट इज एस्टिमेटेड टू बी 2 मिलियन पर एम्प्लॉय। ये लेकिन ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, इसको डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन इसका तो कुछ कह के नहीं आना ना, क्योंकि नई कॉरस्पॉन्डेंस हो गई है दोबारा। इन द लाइट ऑफ न्यू एविडेंस प्रेजेंटेड टू कोर्ट इन फरवरी में कोर्ट में हियरिंग हुई
अब लॉयर का ये कहना है डिसमिसल्स वर अल्हम्दुलिल्लाह इन्ना लिल्लाह अनफेयर, तुम लोगों ने गलत निकाला था, उनको निकालना नहीं चाहिए था, निकालना बनता ही नहीं था, उन्होंने कोई मसला किया ही नहीं था। देयर इज ए 70% चांस दैट कोर्ट मे रूल इन फेवर ऑफ एम्प्लॉइज। आप बता दें क्या बन गई? प्रोविजन। 70% चांस है कि वो जीत जाएंगे, तो 70% चांस है कि हम हार जाएंगे। एंड फिर कोर्ट ऑर्डर करेगा कि 3 मिलियन दो हर एम्प्लॉय को। मोर ओवर जीएल एंटिसिपेट्स दैट इफ दीज क्लेम्स आर सक्सेसफुल, अगर ये क्लेम फिर सक्सेसफुल हो गए तो 3 और लोग भी आ जाएंगे जिनको डिसमिस 23 में ही किया हुआ है, डिसमिस 23 में ही किया हुआ है, वो भी हमारे खिलाफ केस कर देंगे। 10 तो इनिशिएट कर चुके हैं हमारे खिलाफ केस, लेकिन हमारा ख्याल है कि 3 और आ जाएंगे। देयरफॉर बेस्ड ऑन लेटेस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग लीगल, जीएल इज कंसीडरिंग टू मेक अ सेटलमेंट ऑफ 3 एम्प्लॉइज। इससे पहले कि वो कुछ करें, हम सोच रहे हैं उनको भी पैसे दे देंगे। अब आप मुझे बताएं IAS 10 की रोशनी में कि 10 के लिए प्रोविजन रिकॉर्ड करें या 3 के लिए या 13 के लिए? 13 के लिए। ये बात कई दफा हो चुकी हुई है, जब पास्ट इवेंट हमारे साथ हो चुका है तो हमारे एस्टीमेट की बेस के ऊपर ही आना है। और 13 के ऊपर कितनी प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे? 13 ज़रब 3 39। So there is a present obligation due to a past event. Provision should be made. GL has present obligation as a past event. Presenting new evidence during February should be considered as an adjusting event, and the provision should be based on. देखिए उसने contingent liability का जिक्र तक नहीं किया, क्योंकि नया एविडेंस आ जाए तो पुराना एविडेंस का जिक्र ही नहीं किया उसने। It is probable that an outflow will be required. A reliable estimate can be made, which is 3 million of each employee. The provision should include further 3 claims as obligating event. So GL should make a provision of 39 million. 13 ज़रब 3. ओके, क्वेश्चन 19 में आए। पेज 389। For the purpose of this question, you may assume that today is Jakam February 2021. You are finance manager of Tibet Limited. You are finalizing the financial statements of TL for 2020. The chief executive sent you the following email. Discuss how each of the above matters should affect the net profit for the year ended. Support your answers with justifications. ठीक है, एक्सपेंस बढ़ा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, एक्सपेंस कम हो तो प्रॉफिट। 2020 was a tough year। ये क्या चीज़ है? CEO has sent you the email। अच्छा, CEO ने हमें ईमेल भेजी है, हम फाइनेंस मैनेजर हैं। 2020 is a tough year for TL due to COVID-19. The net profit of TL is expected very low as compared to previous years. However, I have identified the following matters, अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी वजह से रिजल्ट काफ़ी इंप्रूव हो जाएंगे। पॉइंट 2 पढ़ें बस, जो पढ़ा रहा हूँ। The exchange rate has risen from 150 as on 31 December to 162 on यकम फरवरी। देखिए ये यकम फरवरी। TL has significant receivable in dollar। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने डॉलर में पैसे देने हैं और अल्लाह का शुक्र है अब वो ज़्यादा पैसे देंगे। सो क्या अब हम 31 दिसंबर 20 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर मेरे $600 लेने वाले रहते हैं तो $600 को मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ 150 पे ईयर एंड पे, तो जो भी फिगर आ रही है अब उसको बढ़ा के 162 पे ले जाऊं? नो, ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि IAS 21 कहता है कि क्लोजिंग डेट के ऊपर जो है वो उनको रखना है, ईयर एंड के बाद अगर कोई रेट चेंज भी हो जाए तो उसको इग्नोर करना है। ये तो फिर IAS 21 की बेसिक वायलेशन हो जाएगी।
अल्लाह का शुक्र है ईयर एंड पे 150 वाली ट्रांसलेशन से गुजर चुके होंगे, तो अब 150 से 162 पे लेके जाने की इजाज़त नहीं है। फिर तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज होंगी, हो सकता है वो मार्च का महीना हो जाए, उस दिन तो रेट पता नहीं क्या हो, फिर तो ये तो नेवर एंडिंग स्टोरी है, रोजाना डॉलर का रेट ही बदलता रहता है। तो इसलिए इज इट एन एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग? अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो इसकी एंट्री क्या होगी, बोलें? नो एंट्री। तो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट बता दें। इट विल नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट। बोलें द चेंज इन एक्सचेंज रेट आफ्टर द ईयर एंड इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट. So no adjustment will be made in the financial statements of 2020. अच्छा, therefore these will not affect the profits. Okay. और जस्टिफिकेशन चाहिए तो मेरे पास आना जरा तुम. डिस्कशन ऑन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स इज नॉट रिक्वायर्ड. ये जो आप लिख के आता है ना, however if the amount is immaterial then it may be disclosed in the notes to the financial statement, कहता है ये डिस्कशन नहीं चाहिए रशीद. मैं तो लिखा यार थले वाली शह मैं कभी नहीं पढ़ी, और जान दे दूं ये मैं भाई यहाँ तक पढ़ लूँ बड़ी बात है, मैं सवाल पढ़ लूँ बड़ी बात है. तो कहते हैं डिस्क्लोजर की डिस्कशन ना करने बैठ जाना जी. पॉइंट 3, माशाल्लाह. भाईजान घर से कॉल आई थी और पूछा गया कि तक या बाद, तो मैं तक बोल आया हूँ. बाद चलो मैं बता देता हूँ. फिर अगर तक है तो फिर 5-7 मिनट में हमें क्लास खत्म करनी पड़ेगी. अच्छा जी, बाद तक. A major local customer has settled his full balance. जी ईयर एंड पर एक बंदे के अंदर फाइनेंशियल डिफिकल्टी थी. इसकी वजह से हमने 40% डेट राइट ऑफ कर दिया था, या प्रोविजन बना ली थी, राइट ऑफ किया था, डाउटफुल प्रोविजन बना ली थी. लास्ट वीक का मतलब है यानी कोई 22-23 जनवरी, चलो 23 जनवरी कर लो. लास्ट वीक 23 जनवरी, हम खड़े हैं 31 फरवरी पे. 23 जनवरी को उसने लोन लिया, जिसकी वजह से अब उसने फुल बैलेंस सेटल कर देगा. आप बताएं क्या वजह बनी? Does it relate to circumstances that existed at balance sheet date या that arose after the balance sheet date? अच्छा, किस वजह से अब उसने दे देना है? दे दिया है, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेटल्ड अल्हम्दुलिल्लाह. किस वजह से दे दिया है? लोन लेने की वजह से. लोन लेने की वजह से दे दिया है. तो लोन की कोई इंडिकेशन थी साल के एंड पे कि उसने अप्लाई किया हुआ या ऐसा कुछ लिखा हुआ है सवाल में? फिर इसको तो अब नॉन एडजस्टिंग ही करेंगे. अब आप लोग थोड़ी सी बहस करनी है तो कर ले, तो नॉन एडजस्टिंग ही करेंगे. सोच लें, डिस्कस कर ले जरूर, लेकिन ये प्रोविजन IAS 37 वाली नहीं है, ये तो प्रोविजन डेटर वाली है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाली है. इट इज अ नॉन एडजस्टिंग. असल में ना कुछ ऐसा तो नहीं लिखा हुआ सवाल में कि लोन के लिए अप्लाई किया हुआ था उसने ईयर एंड पे और बैंक से नेगोशिएशन चल रही थी, राइट ऑफ कर दिया होता फिर भी रिवर्स ना करते. क्या ट्रिगर बना है उसके लोन वापस करने का? लोन वापस करने का ट्रिगर क्या बना है? सॉरी, माजरत, हमारा डेट वापस करने का ट्रिगर क्या बना है? लोन, साल के बाद बैंक लोन लेना. तो बस इसलिए इसको क्या करेंगे? नॉन एडजस्टिंग इवेंट. अच्छा जी, ये मैंने क्लास में कहा था पढ़ाऊंगा, इसको छोड़ दें. ये इसमें कुछ IAS 20 भी थोड़ा सा टेस्ट हुआ हुआ है, इन चीज़ों का कोई हल नहीं है, इसको काटें. अच्छा, पॉइंट 1, ये मैंने एक दिन क्लास में कहा था पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप बता दें. विद इस डिटेल से पढ़ाया नहीं हुआ, लेकिन एक क्लास में छोटा सा करा दिया था MCQs में.
Excellent. It is also a non-adjusting event. On 25 January 2021, government has enacted a amendment in the income tax law to reduce the rates of income tax for companies by 10% for 3 years, including 2000. बताएं किस दिन गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट इनैक्ट की? अगर साल के बाद हमारे साल का टैक्स रेट रिट्रोस्पेक्टिवली चेंज हो जाए, लिखें तो भी इसको नॉन एडजस्टिंग इवेंट ही लेना है। अगर साल के बाद, अगर आप लोग अपना काम करें, अगर साल के बाद, फिर ये गलत किया भाई, ये पकड़ा हुआ था वाला पीस। अगर साल के बाद, दूसरा वाला भी आपके पास ही है, अगर साल के बाद बोले हमारे साल का टैक्स रेट रिट्रोस्पेक्टिवली भी चेंज हो जाए, तो इसको क्या लेंगे? बोले नॉन एडजस्टिंग इवेंट। इसको क्या लेंगे? नॉन एडजस्टिंग इवेंट। यानी 4 जनवरी को पता चला कि हमारे पिछले साल का रेट कुछ और है, तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट लेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब जो है वो क्या कहते हैं, हम सीईओ को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों क्या निकल आए, और वो क्या चाह रहा था? प्रॉफिट बढ़ाना। तो फिर एथिक्स का स्टैंडर्ड लगा के आएंगे या नहीं? लगाएंगे नहीं। उसने सवाल की रिक्वायरमेंट में नहीं पूछा हुआ, उसने ये पूछा हुआ कि नेट प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बस उसने ये पूछा हुआ है। और सीईओ ने हमें कोई जिद नहीं किया कि तुम ऐसा कर दो, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। बल्कि सवाल में उसने कहा है, आई सेंट यू एन ईमेल और आई हैव आइडेंटिफाइड फॉलोइंग मैटर्स व्हिच मे इंप्रूव नेट प्रॉफिट। तो बड़ा सा लिखा है, इट इज योर ख्वाब, दिस विल नॉट इंप्रूव नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट इंप्रूव नहीं करेगा। ओके, ये देखें ना, साथ ही ये भी कर लें 14 का 3। बस ठीक है, खत्म करो यार। आखिरी बात, छुट्टी तेरी मेरी दोस्ती। ऑन अगस्त 18, 2010 हमारा ईयर एंड कौन सा है? द गवर्नमेंट अनाउंस द रिट्रोस्पेक्टिव इंक्रीज इन रेट एप्लीकेबल टू द कंपनी, सो इट इज अ। एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछता हूं, ये आखिरी दिनों में रिवाइज करानी है, बस इसका मुझे जवाब दे दीजिएगा। एक दो काम आप लोगों ने किए थे IAS 12 में, ये मुज़ाकरात जरा छोड़ें। एक दो काम आप लोगों ने किए थे IAS 12 में। इस साल का रेट 25% है, ओके, इस साल का रेट 25% है। यहां खड़े होके पता चला है, फील कीजिएगा मेरी बात, यहां खड़े होके पुत्र बैग बात से बंद करी, मैं करा दूंगा। क्यों छेड़ते हो? हम तो कल संडे इसलिए खुश हो रहे हैं, पूरा दिन पढ़ेंगे। यहां खड़े होके पता चला है कि अगले साल का रेट 27% हो जाना है। यहां खड़े होके पता चला है अगले साल का रेट 27% हो जाना है। हाथ खड़ा करके जी, हाथ खड़ा करके बताएं कि इसका क्या करना है। एक मिनट, फिर हम अधूरा जवाब। एक्सेलेंट, जीतिया, और ये अखरोट आपका हुआ। तो 27% के एतबार से सिर्फ DTL की कैलकुलेशन करेंगे। माय डियर मेरे बबलूज भालूज, छोड़ें बबलूज भालूज, याद रखिएगा IAS 12 का जब सवाल अगर आया तो करंट टैक्स 25 पे निकालना है,
रिकॉन्सिलिएशन 25 पे बनानी है। सुनते जाएं आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बच्चे क्लास के बाद आके पूछते हैं, मैं क्लास के अंदर आ जाता हूं। बात सुन लें जो हम कर रहे थे। हमारे साल खड़े होके ना अगले साल का टैक्स रेट पता चल गया, तो करंट टैक्स की कैलकुलेशन 25 पे करें, क्योंकि इस साल तो टैक्स गवर्नमेंट को 25 देने हैं। रिकॉन भी 25 पे बनाएं। डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन 27 पे करें। डेफर्ड टैक्स डीटी तेरा, हाँ जी बात कर रहा हूं। डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन DTL/A की 27 पे करें। और एक काम छोटा सा करना है, वो जरा देखिएगा। जब आप डेफर्ड टैक्स का अकाउंट बनाएंगे ना, तो इसके कैरी डाउन में मसला आएगा। यहां 27 यूज हुआ होगा और रिकॉन में 25 यूज हो रहा होगा। तो एक वाहिद सवाल हमने ऐसा किया था क्लास में, सिर्फ 27 को 2 कम किया था यहां लाके, ताकि 25 पे आ जाए। दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। ओके, ठीक है।